नमस्कार साथियों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं लगातार आवाज़ें उठा रहा हूं, मुद्दे उठा रहा हूं, उन मुद्दों को जिसकी वजह से समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। लगातार जो है छात्र-छात्राएँ, शिक्षक-शिक्षिकाएँ प्रताड़ित सा दिख रही हैं, उन्हें लग रहा है कि उनके साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इन सारे मुद्दों को मैं लगातार उठा रहा हूं और आप तक वीडियो पहुँच भी रही होगी और आप देख भी रहे हैं, कमेंट भी आपका आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मेरे द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो बातें बताई जा रही हैं, वो कहीं न कहीं उससे आप प्रताड़ित हैं, ये बातें समझ में आ रही है। साथियों आप सभी जो बीपीएससी टीआई 1 और टीआई 2 से जो नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, उन्हें तो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त ही है। साथ ही जो नियोजित शिक्षक हमारे लगभग 4 लाख भाई-बंधु, हमारे साथीगण थे, उन्हें भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो गया है और सभी के लिए जो है एक समान दिशा निर्देश शिक्षा विभाग से निर्गत किए जा रहे हैं। साथियों राज्यकर्मी का दर्जा दे देने से ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह राज्य के लिए जो है वो बंध गया। उसे बंधुआ मज़दूर की तरह उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। कार्य हैं, कार्य का समय होता है, उसी के हिसाब से कार्य लेने चाहिए और कार्य करने चाहिए। साथियों हम देखते सुनते आए हैं हमारे ही गाँव से या फिर आप जहाँ भी रहते होंगे वहाँ के आस-पास से भी या फिर आपके भी घर से बहुत ऐसे आपके परिवार के, हमारे गाँव समाज के, हमारे भाई-बंधु जो हैं वे बाहर किसी निजी कंपनी में जब काम करने जाते हैं, तो हमें वहाँ पे जो है ओटी सुनने को मिलता है कि 4 घंटा ओटी चलता है, 2 घंटा ओटी चलता है और ओटी डबल ओटी मिलता है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो वो निजी संस्थानों में निजी जो प्राइवेट कंपनियाँ होती हैं, वहाँ पे इस प्रकार से कार्य कराए जाते हैं और जितने अधिक समय तक वो कार्य करते हैं, उतना अधिक उनको जो है वेतन बनता है। तो चूँकि उनका जो है वेतन कम होता है और उनके ऊपर जो है अपने बूढ़े माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ होती है, कुँवारे बहन के शादी का ज़िम्मेदारी होता है, छोटे भाई को पढ़ाई-लिखाई की ज़िम्मेदारी होती है, उनके बीवी-बच्चे होते हैं, उनकी भविष्य का, उनके स्वास्थ्य का, उनके खाना-पीना, रहन-सहन, पहनाव-ओढ़ाव का ज़िम्मेदारी होता है, तो इस वजह से वो कड़ी मेहनत करते हैं, हाड़-तोड़ मेहनत करते हैं वे और वे जो उनके जो समय जो है वो सीमित होता है, उसके अलावा जो समय उनके लिए जो है एक निर्धारित समय जो होता है, समय सीमा लगभग 8 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, उतना काम करने के बाद भी वो ओटी, डबल ओटी जो है डबल पैसे कमाने के लालच में जो है वो अधिक कार्य करते हैं। तो उस प्रकार से वो कार्य होते हैं और वही जो है उसी प्रकार से जो है शिक्षा विभाग में आज देखने को मिल रहा है। शिक्षक-शिक्षिकाओं से ओटी कराया जा रहा है। विद्यालय जो है वो चलेंगे 10 बजे से 4 बजे तक, 3 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक और शिक्षिकाएँ जो है वो 9 बजे विद्यालय प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व आएँगे और 1 घंटा बाद जाएँगे। जबकि उस 1 घंटे में 1 घंटा पहले आकर 1 घंटा बाद जाएँगे, वो 1 घंटा जो 2 घंटा हो गया समय, उसमें उनके लिए कोई कार्य नहीं है। एक बहाना है लेसन प्लान का कि आप उस विद्यालय आने से पूर्व 1 घंटा में आप लेसन प्लान कर लें कि क्या आपको पढ़ाना है और विद्यालय जब छुट्टी हो जाती है इसके बाद 1 घंटा बैठें और फिर उसके बाद जो है लेसन प्लान करें या जो भी आप दिन भर का कार्य किए हैं, उसके में आप सोचें-समझें कि आपने क्या कुछ सुधार करना है, किस बच्चा को किस प्रकार से आपको पढ़ाने हैं। इन कार्यों के लिए उन्हें रोका जा रहा है। अब इसके वजह से समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। उसपे सबसे गंभीर मुद्दा ये है कि आखिर समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये सामान्य मौसम तो है नहीं। अभी पूस का माह है, इसमें जो है वो कँपकँपाती ठंड है, ठिठुरती ठंड है, हाड़ कँपकँपा देने वाली ठंड है। ये पूस की माह में जो है, जो ठंड लगती है, वो इंसान के हाड़ तक जाती है, सिर्फ़ मांस तक ही नहीं, हाड़ तक जाती है। और इस ठिठुरती कँपकँपाती ठंड में बताइए कि 6 बजे आप सुबह जब उठते हैं, तो 6 बजे आप जो है घर से के खिड़कियों से जब आप बाहर देखेंगे तो अंधकार छाया हुआ रहता है। और 9 बजे उनको विद्यालय पहुँच जाना है। उस 3 घंटे में उनको सारे जो है कार्य कर लेने हैं और 9 बजे तक विद्यालय पहुँच भी जाना है। आप समझिए किस प्रकार कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 बजे विद्यालय छोड़ना है, 5 बजे के बाद जो है वो सूर्यास्त हो जा रहे हैं अभी ठंड के मौसम में, बादल ऐसे भी कोहरा छाए हुए हैं और अंधकार सा हो जाता है। उसके बाद उनको विद्यालय छोड़ कर के और उनको अपने डेरा पर जाना पड़ रहा है। उसमें पुरुष भी हैं, महिला भी हैं। महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। कोई गर्भवती महिला है, कोई जो है अभी जस्ट ही उसका प्रसूति हुआ है और 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, साल भर का उसका दूध मियाँ उसका बच्चा है। किस प्रकार से वो रह रही है? महिलाओं के साथ बहुत सारी समस्याएँ होती हैं, आप सभी इससे अवगत हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। बिहार अभी इतना विकसित राज्य तो है नहीं कि यहाँ प्रत्येक जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, प्रत्येक जो गाँव है, वह जो है वो सड़कों से, मुख्य मार्ग से जुड़ गया है, प्रत्येक गाँव तक बिजली पहुँच गए हैं और प्रत्येक जगह पर मेडिकल फैसिलिटी है, आने-जाने का जो है साधन 24 आवर उपलब्ध है, ऐसा तो है नहीं। सुबह में जब तक धूप नहीं निकलता है, तो गाड़ी भी नहीं चलते हैं सड़कों पर क्योंकि गाड़ी चलाने वाले को भी ठंड लगती है। हाथ कँपकँपाने लगते हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा होता है और इस कँपकँपाती, ठिठुरती ठंड में हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो उनके साथ आकस्मिक घटनाएँ भी घटी हैं, इससे भी आप अवगत होंगे। तो फिर वो विद्यालय पहुँचेंगे कैसे?
एसीएस के पाठक का या जिन्हें भी वे जो है सुपुर्द किए हैं विद्यालयों को जाँच हेतु, उनके लिए उनके पास तो सरकारी साधन है, सरकारी ड्राइवर है। वो जो है 9 बजे से पूर्व ही विद्यालयों में हाज़िर हो जा रहे हैं। लेकिन 10-10 किलोमीटर, 15-15 किलोमीटर दूर से उस विद्यालय में जिन शिक्षक-शिक्षिकाओं को जाना है, वो किन साधनों का उपयोग करते हुए और 9 बजे से पूर्व वो विद्यालय पहुँचे? 5 बजे शाम हो जाती है, उसके बाद सुनसान इलाके हो जाते हैं, आने-जाने का साधन उपलब्ध नहीं रहते हैं, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं इस ठंड के कारण। कौन समझेगा उनके हालात को? आखिर कैसे वो आते-जाते होंगे? इस उस सुनसान में पैदल आने-जाने के क्रम में यदि किसी हमारी बहनों के साथ कोई जो है आपत्तिजनक कोई असामाजिक तत्वों के द्वारा दुर्व्यवहार कर दिया जाता है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? कोई हमारे शिक्षक-शिक्षिकाएँ, भाई-बंधु जो स्कूटी से या बाइक से विद्यालय आने-जाने के क्रम में इस ठिठुरती, कपकपाती जो हाड़-माँस में ठंड घुस जा रही है, इसकी वजह से अनबैलेंस होकर के यदि उनका स्कूटी, उनका जो है बाइक यदि एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट में कोई आकस्मिक घटनाएँ घट जाती हैं, उसका कौन ज़िम्मेदार होगा? इस ठंड में विद्यालय जाते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई घटना घटती है, कोई बीमार पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं और अन्य कोई उनका बीमारी उत्पन्न हो जाता है, उनका हालात ख़राब होते हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा आखिर? जब आकस्मिक कोई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है, तो सुदूर ग्रामीण इलाकों में मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे ग्रामीण चिकित्सक भी जो है ससमय उपलब्ध नहीं हैं। दवा दुकान तो छोड़िए, वहाँ पे राशन दुकान भी इर्द-गिर्द नहीं देखने को मिलता है। आज भी जो है बहुत सारे ऐसे इतने पिछड़े इलाके हैं, आप बिहार में भ्रमण करेंगे तो पाएँगे। एसीएस के पाठक साहब का तो पूर्व नियोजित सारे कार्यक्रम होते हैं। पहले ही जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लेटर जारी कर दिए जाते हैं कि इस तिथि को जो है इस जिला में माननीय एसीएस के पाठक का आगमन है। अतः इस जिला के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक, शिक्षक-शिक्षिकाओं को, छात्र-छात्राओं को निर्देशित किया जाता है कि वह 9 बजे से पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहें और 5 बजे के बाद ही विद्यालय छोड़ें और वो अपने विद्यालय के विद्यालय कक्ष, किचन, वॉशरूम, बाथरूम, स्टोर रूम, कैंपस जो है वो साफ-सफाई रखें। और उसमें से जो उनको ऑन रोड जो होता है, वो भी पूर्व नियोजित होता है कि किस विद्यालय में उनको जाना है। अब वहाँ जाकर के वो निरीक्षण करते हैं, उनके साथ मीडिया वाले होते हैं और वाहवाही लूट रहे हैं। सुदूर ग्रामीण इलाके में जाकर के देखें तो एक जगह तो पगडंडी से जाते हुए खबर आई कि पगडंडी से वो गए हैं वहाँ पे। तो बताइए कि आप निरीक्षण किए तो आपने पाया कि पगडंडी से आपको जाना पड़ा, एक दिन आपको जाना है। अब उसी रास्ते से उस विद्यालय पढ़ाने वाले छात्र-छात्राएँ, शिक्षक-शिक्षिकाओं को रोज़ाना जा रहा है। कैसे वो जा रहे होंगे, कितनी तकलीफ़ें झेल रहे होंगे वो, इस कपकपाती ठंड में, इस कड़कड़ाती, इस ठिठुरती ठंड में। सोचने वाली बात है। लेकिन फिर भी निरीक्षण कर रहे हैं, सारे समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। इसके बावजूद भी जो है आपके दिशा निर्देशों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? क्या चाहते हैं आप? शिक्षा में सुधार शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं का बलिदान देकर तो होगा नहीं। जब किसी का जीवन ही नहीं रहेगा, तो फिर इस शिक्षा में सुधार का महत्व क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं एसीएस के पाठक के दुर्व्यवहारों से भी अवगत हूँ और मुझे खींच आती है कि शिक्षा विभाग के इतने बड़े अधिकारी का इस तरह से व्यवहार। शिक्षक चाहे जैसा भी हो, एक समाज का आईना होता है। छात्र-छात्राएँ जो उनसे पढ़ने वाले हैं, उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं और छात्र-छात्राओं के लिए कोई भी शिक्षक जो है वो आदर्श होता है। अब आप जब विद्यालय में निरीक्षण के लिए जाते हैं, तो उन्हीं छात्र-छात्राओं के सामने उनके प्रधानाध्यापक को डाँटते हैं, अजीब तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा था, जिसमें आप उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जिन्होंने भवन के बारे में बोला कि दीवारें फटी है या छत फटी है, उस पे आपने आपत्ति जाके क्या शब्द इस्तेमाल करते हो यार? तो ये प्रधानाध्यापक को बोलना उचित नहीं था। एक शिक्षक को आप इडियट बोलते हुए आपका वीडियो वायरल हो रहा है। जब एक महिला जब वो अपने दूध में बच्चे को गोद में लेकर के और आपसे जब गुहार लगाई कि मैं 2 दिनों से यहाँ पे हूँ और काउंसलिंग नहीं हो रहा है, तो आप जो है तो वहाँ के कोई अधिकारी को जब आपने उनसे पूछा तो वो यही बोले कि लिंक फेल था या किसी कारणवश जो है वो लेट हो रहे हैं। तो आप उनको डाँटते हुए बोलते हैं कि इससे तो बात ही करना बेकार है यार, डीएम साहब आप ही देख लीजिए, करा दीजिए इसका काउंसलिंग। इससे तो बात ही करना बेकार है यार। इस प्रकार की जो है बातें बोली जाती है। एक डॉक्टर अजय, डॉक्टर भी दूजा भगवान हमारे भारत में कहा जाता है उन्हें, और उनको आप जो है गलियाते हुए आपका ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर के जो है पूरा डॉक्टर कमिटी जो है, डॉक्टरों का जो आप उसका जो संस्था है या जो भी संघ है, वो अब हमलावर है आप पे। और आप सुन रहे हैं कि अब इन सारे जो आपके प्रति जो पूरा समाज जब हमलावर हो गया आपके कुकृतियों से, आपके कार्यशैली से, तो आप बीमार पड़ गए और छुट्टी लेकर के जो है आप अब 1 हफ्ता का छुट्टी में आप चले गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो साहब, आप जिस प्रकार बीमार पड़ते हैं, जबकि आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं, चलने के लिए सरकारी वाहन है, घर में आपका ठंड से बचने के लिए हीटर होंगे, रूम हीटर होंगे, आपके घरों में नहाने के लिए गीज़र लगे होंगे, गर्म पानी से आप नहा रहे होंगे, आपके पास पहनने के लिए जो है वो महँगे-महँगे गर्म कपड़े हैं, महँगा जूता है, हर चीज़ उपलब्ध है, फिर भी आप बीमार पड़ जा रहे हैं।
तो आप जिस विद्यालय में आप जा रहे हैं, जिन विद्यालयों का जो है सही सलामत उस विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक-शिक्षिकाओं, पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं का जो ज़िम्मेदारी आपके कंधे पर है, तो उनके हालात को आप कैसे नहीं समझ पा रहे हैं? समझना चाहिए आपको। आपके घर में भी महिलाएँ हैं, कितनी तकलीफ़ें झेलनी होती हैं उन्हें, आप अवगत हैं उससे। फिर भी हमारे शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो हैं, हमारे भाई-बंधु, उनके साथ जो तकलीफ़ें हैं, उन्हें आप समझ नहीं पा रहे हैं। क्या समस्या हो जाती यदि आप ठंड के जिस प्रकार आप 1 हफ्ता की छुट्टी पर गए, उसी प्रकार यदि आप 1 हफ्ता के लिए पूरे इस कपकपाती, ठिठुरती, इस पूष की माह में हाड़ कँपा देने वाली ठंड के दिनों में यदि 1 हफ्ता की छुट्टी ही दे देते, तो क्या दिक्कत, क्या आफ़त आन पड़ती? कौन-सा जो है बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाता, शिक्षक-शिक्षिकाओं का 7 दिनों का वेतन जो है आपका व्यर्थ चला जाता। व्यर्थ तो हज़ारों करोड़ रुपए आप जो है कर दिए हैं हम जनता के पैसों का, फिजूल-फिजूल दिशा निर्देश, नीति नियमों के कारण जो फर्जी शिक्षक जो बहाल किए, उन पर जो पूरे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और ट्रेनिंग कराने, अलान-जलान में जो हज़ारों करोड़ रुपए बर्बाद हुए, तो क्या हो जाता? कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती। माननीय एससीएस के पाठक, आप अपने दिशा निर्देशों को जब लागू करें, जब आप सपने में रात में सोचते हों और उसे टाइपिस्ट को सुबह करके बोलते हों कि आप ये टाइप कर दो, उसके बाद जब आप सभी को मेल करते हों, तो उसके पहले आप उससे अवगत हो लें, उसके परिणाम से आप भली-भाँति जो है उसे अवलोकन करें कि आप जो है जो दिशा-निर्देश देने जा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज में, इससे क्या क्रिया-प्रतिक्रिया आएँगी छात्र-छात्राओं, शिक्षक-शिक्षिकाओं पर इसका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाले हैं। आपके द्वारा जो कदमें उठाई गईं, उसका मैं सराहना करता हूँ कि बहुत कुछ सुधार हुए हैं। लेकिन सुधार के आड़ में जो शोषण हो रहे हैं शिक्षक-शिक्षिकाओं, छात्र-छात्राओं का जो बलि चढ़ रहे हैं हमारे छोटे भाई-बहन, हालातें बिगड़ रही हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। इस कपकपाती, ठिठुरती, हाड़ कँपा देने वाली ठंड में आने-जाने के क्रम में जो हमारे शिक्षक-शिक्षिकाओं का एक्सीडेंट हो रहा है, आकस्मिक घटनाएँ घट रही हैं, बीमार पड़ रहे हैं। कई आपत्तिजनक जो है परिस्थितियों से उन्हें गुज़रना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। इन सारी समस्याओं को आपको संज्ञान में लेते हुए दिशा निर्देश को निर्गत करने की आवश्यकता होती है। सुधार होंगे, सुधार आवश्यक भी है, लेकिन एकाएक सुधार नहीं हो पाएँगे। शॉर्टकट जो है वो बर्बादी का मार्ग खोलता है। इसलिए आप यथाशीघ्र चाहेंगे कि आप जो है बिहार में सुधार ला दें अपने ही कार्यकाल में, तो संभव नहीं है। आप सुधार का शुरुआत कर दिए हैं। जो आपके बाद आने वाले जो भी प्रभारी होंगे, आपके जो पैरेलल कोई भी पदाधिकारी आएँगे आपके स्थान पे, तो वही आपके पद चिन्हों पर चलेंगे तो सुधार होंगे, समय लगेगा। लेकिन जो आपका कार्यशैली है वर्तमान में, हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि भविष्य में कोई ऐसा पदाधिकारी ना आए, जो इस प्रकार से निर्मम, निष्ठुर, निर्दयापूर्वक, निरंकुशतापूर्ण, अमानवीय फैसला ले, जिसकी वजह से हमारे जो शिक्षक-शिक्षिकाएँ बंधु हैं, उन्हें इस प्रकार से तकलीफ़ें हों, और जो छात्र-छात्राएँ पढ़ने वाले हैं उन्हें उनकी हालात ख़राब हों, उन्हें जो है बलिदान देना पड़े इस शिक्षा सुधार के, आपके शिक्षा सुधार के इस क्रम में। किसी को बलि चढ़ना पड़े, ऐसा हम नहीं उम्मीद करते हैं कि कोई आए और ना चाहते हैं। जब आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध कुछ बोला जाता है न्यूज़ चैनलों में, यूट्यूबर के द्वारा कहीं पे कुछ चलता है, तो फिर आपको नोटिस भेजते हैं। एमएलसी पर नोटिस भेज दे रहे हैं, आप न्यूज़ चैनलों को नोटिस भेज रहे हैं। किसको-किसको आप नोटिस भेजेंगे? उससे अच्छा है कि आप अपने कार्यशैली में सुधार कर लें। आप अपनी कार्यशैली में सुधार कर लें, कोई आपके खिलाफ क्यों बोलेगा? तकलीफ़ें हो रही हैं। आप लेकिन इतना आप जो आपने जो नियम कानून जो थोप दिए हैं शिक्षकों पर, राज्यकर्मी का दर्जा दे करके, वो बेचारा नौकरी बचाने के चक्कर में आपके खिलाफ कुछ बोल नहीं रहा है वो। नहीं तो सभी को तकलीफ़ें हैं। जब इस प्रकार के हम लोग जब मुद्दे उठाते हैं, वीडियो बनाते हैं, जब उन तक पहुँचती है, तो कमेंट बॉक्स में देखने को उनका जो अंतरात्मा की जो आवाज़ें हैं वो जो है पढ़ने को मिलता है कि किस प्रकार से वो शोषित और प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हैं कि आपके दिशा-निर्देशों के कारण सुधार हो रहे हैं, उसका साइड इफ़ेक्ट कुछ और ही है, जो आप तक पहुँच नहीं पा रही है, क्योंकि आप बोलने की आज़ादी को छीन लिए हैं। आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का आपने हनन किया है। आप राजकर्मी का दर्जा दे करके सारे अधिकार उनका आप छीनना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ़ जो आप कहें, वो करें। तो ये जो है आपका कार्यशैली, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। बहुत सारे प्रताड़ित हैं, जो मैंने हालात बताएँ आपको। और हम जिन-जिन भाई-बंधु तक ये वीडियो पहुँच रही है, जो देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, यदि लगता हो कि हमारे द्वारा जो उठाए जा रहे मुद्दे आपके काम का है, उचित है, जो भी इसमें कही गई बात है ऑथेंटिक है, आपको जो है प्रताड़ित, शोषित आप महसूस कर रहे हैं, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जो भी अभिभावकगण हैं, उनके बच्चों को जो है किसी प्रकार के शोषण हो रहा है, प्रताड़ित हो रहे हैं, वो तबीयत खराब हो रहा है, या किसी अन्य आकस्मिक घटनाएँ घट रही हैं, क्योंकि जो विद्यालय बच्चों को भेजना भी उनके लिए मजबूरी हो गया अभिभावकगणों को, वो विद्यालय छोड़वा नहीं सकते हैं। इसलिए कि जब 3 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता जब लगातार कोई बच्चा विद्यालय छोड़ देता है, नहीं जाता है, तो फिर नाम भी उसका काट दिया जाता है। तो सब लोग जो है प्रताड़ित हैं, जो है वो खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं, शोषित महसूस कर रहे हैं।
क्या अभिभावक, क्या छात्र-छात्राएँ, क्या शिक्षक-शिक्षिकाएँ सभी परेशान हैं। तो इसके खिलाफ तो आवाज़ें उठाना ही होगी ना, जो कमियाँ हैं उन्हें दिखाना ही होगा सरकार को, अधिकारी प्राधिकारीगण तक पहुँचाना होगा ताकि इसमें सुधार हो। तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करें, ताकि वे आपकी समस्याओं से अवगत हों और इसमें सुधारात्मक कार्रवाई करने की चेष्टा करें। एससीएस के पाठक साहब के द्वारा जो निर्गत किए जा रहे हैं नित नए निर्देश, जिसके कारण समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, उन पे भी लगाम लग सके और सोच समझ के शिक्षा विभाग दिशा निर्देश निर्गत करे। ये सारे पहलुओं पर नकारात्मक, सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या दिक्कतें आएँगी, क्या समस्याएँ होंगी, इन सारे चीज़ों से जो है वो अवगत होकर के, सोच समझ करके जो है वो निर्गत करें, ताकि जो है किसी भी अभिभावक को, किसी छात्र-छात्राओं को, किसी शिक्षक-शिक्षिकाओं को जो है उनका जो जीवनचर्या है, जो जीवन यापन जो है उसमें जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं या फिर जो वो उनके साथ जो सामाजिक या फिर उनके व्यक्तिगत जो समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, वो सारे जो है बैलेंस हो सके। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। जय हिंद।